हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया। माय नेम इज दीपक और देखिए हमारा ज्योग्राफी की जो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज है, नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज। अब देखिए इसमें इंडियन ज्योग्राफी में देयर इज अ सेगमेंट दैट इज इंडियन क्लाइमेटोलॉजी, राइट, इंडियन क्लाइमेट। तो जो इंडियन क्लाइमेट वाला पोर्शन है ना, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पोर्शन है, विल अटैच दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, विल डू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विद वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है ना। वर्ल्ड क्लाइमेट के साथ इसको कर लेंगे तो सो दैट कि आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, है ना, इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द वेरियस की एस्पेक्ट्स और द डायमेंशन और द की टर्म्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेटोलॉजी, राइट। तो उसके साथ ही हम इंडियन क्लाइमेट्स को भी अटैच कर देंगे, ठीक है ना। इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, कहाँ कहाँ से बेसिकली कैसे मानसून आता है ना, रिट्रेटिंग मानसून क्या होता है, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ इट, राइट। तो उसको वहीं अटैच कर लेंगे हम लोग। एंड इसके अलावा वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑफ आवर टॉपिक, राइट, इंडियन ज्योग्राफी we are completing today only. इसके बाद वी शैल बी स्टार्टिंग विद आवर फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, जो नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। देखिए अगर हम बात करें, हमारे पास आज टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया, राइट। मेनली अगर हम बात करें हमारी जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ पर बेसिकली रिलाई करती है, हमारी इकोनॉमी जो है किस कैसे चलती है, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो यही होते हैं, है ना, यही होती हैं। अगर हम बात करें हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन की, तो अगर बात करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, है ना, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, तो डिपेंड करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में वहाँ की जो गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट, उनका मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट। तो मूवमेंट जो है तीन तरीके से हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर हम बात करें तीन इंपॉर्टेंट डोमेन इसमें है कि भाई तीन तरीके से मूवमेंट हो सकता है, या तो लैंड के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या एयर के थ्रू। ये हम सभी को पता है। पांच तरीके हमारे पास मोटा मोटा हमको देखने को मिलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं जिस वजह से। फर्स्ट इज द रोडवेज, आपको दिखता है कि भाई रोड कंस्ट्रक्शन इज द एक्टिविटी, रोड बनती हैं। देन सेकंड वन इज द रेलवेज, देन एयरवेज, देन वाटरवेज, एंड लास्टली इज द पाइपलाइंस, राइट। इसके थ्रू क्या होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अगर हम बात करें विद डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, जब इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, हमको पता है कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। तो सबसे पहला सेगमेंट जो हमको इसमें देखने को मिलता है दैट इज द रोडवेज। अगर हम बात करें इंडिया के पास वर्ल्ड में ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जो जितने सारे लार्जेस्ट रोडवेज नेटवर्क है, इंडिया भी उसमें से बेसिकली एक है ना। लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर्स का बेसिकली प्रेजेंटली हमारे पास क्या है, रोडवेज नेटवर्क है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एडवांटेजेस क्या है कि भाई रोडवेज को लोग प्रेफर करते हैं ओवर रेलवेज, ठीक है। मतलब रोडवेज क्यों हमारे लिए ठीक है, पहली बात, रोड की कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू रेलवे लाइंस को बिछाने में, है ना। हम सभी को पता है कि अगर रेलवे ट्रैक्स बनाने तो उसमें ज़्यादा बेसिकली आपका खर्चा आएगा एज कम्पेयर टू अगर आपको रोड्स बनवानी है तो, राइट। पहला बेसिकली रीजन ये है कि हम लोग रोड को प्रेफर करते हैं। दूसरा ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो रोड है कंपैरेटिवली आपका डिसेक्टेड होते हैं एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी में वो नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें माउंटेनियस एरियाज में अगर आप बात करते हो तो वहाँ पर रेलवे ले जाना इतना ईजी नहीं है एज कम्पेयर टू आपका रोडवेज ले जाना, है ना। तो रोडवेज ले जाना वहाँ पे ईजी है, राइट। तो डिसेक्टेड जो बेसिकली एरियाज हैं, राइट, अनड्यूलेटिंग जो टोपोग्राफी होती है, मतलब उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे इजीली रोड आपका पहुंच सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी हम लोग इजीली उसको पॉसिबल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आपका रेलवेज। अगर हम बात करें रोड जो है वो अपन नेगोशिएट कर सकते हैं तुम्हारा ग्रेडियंट स्लोप में, मतलब अगर बेसिकली इस तरीके का स्लोप है तो वहाँ पर रोडवेज हम लोग बना सकते हैं एज कम्पेयर टू रेलवेज। रेलवे वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। जो बेसिकली माउंटेनियस एरियाज है, राइट, लाइक हिमालयाज, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इतना करना ईजिली नहीं होता है, राइट। रेलवे कंस्ट्रक्शन करना इतना ईजिली नहीं है। इसीलिए अगर आप बात करें कि भाई जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ जगह पर रेलवेज आपको नहीं दिखेंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज द की, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना। किसी भी अगर कुछ लोगों को बेसिकली ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, कुछ सामान को अगर हमको पहुंचाना है, तो इतना बड़ा लगेज जो बेसिकली अपना फ्रेट है वो रेलवे का कॉस्ट बेसिकली उसमें ज़्यादा पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू रोडवेज। तो रोडवेज को अगर मतलब छोटा मोटा सामान भी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या लोगों को ट्रैवल करना है, कुछ लोगों को ट्रैवल करना है, तो इजीली पॉसिबल है रोडवेज के थ्रू, पॉसिबल रेलवेज के थ्रू भी है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, है ना। तो अगर छोटा कोई गुड है शॉर्ट डिस्टेंस पर भेजना है तो इट्स बेटर दैट यू प्रेफर दैट रोडवेज ओवर रेलवेज। अगर हम बात करें डोर टू डोर सर्विस भी पॉसिबल हो पा रही है किसकी वजह से, रोडवेज की वजह से, है ना। कॉस्ट ऑफ लोडिंग जो है और लोडिंग अनलोडिंग जो है वो कम हो जाती है अल्टीमेटली एज कम्पेयर टू रेलवेज। अगर हम बात करें रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ये फीडर बेसिकली तुम्हारा इसको फीडर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लिंक प्रोवाइड करता है रेलवे स्टेशन और सी पोर्ट्स के बीच में, है ना। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, दिस इज द सी पोर्ट, उनके बीच में क्या है, कैसे पॉसिबल हो पाया, रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया। सो दिस इज समथिंग कि भाई रोडवेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर हम बात करें कि कितने कैटेगरी के हमारे पास क्लासेस की हमारे पास रोड क्लासिफिकेशन है, तो अगर हम बात करें कैटेगराइजेशन है, पहले हम बात करते हैं गोल्डन ट्राइंगल। हमारे देश में देयर इज अ बेसिकली क्लास विच इज नोन एज द गोल्डन ट्राइंगल सुपर हाईवे, राइट। ये पहला आपको याद रखना है, गोल्डन ट्राइंगल सुपर हाईवे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करा गया था ताकि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और बेसिकली इन सारे को क्या कर सके, हम कनेक्ट कर सके। जो आपका मेगापोलिस है ना, जो आपका मेट्रोपोलिटन सिटीज है, मेजर मेट्रोपोलिटन सिटीज है, मेगापोलिस जिनको बोलते हैं, उनको क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। तो क्या है उसके लिए, गोल्डन ट्राइंगल है। गोल्डन ट्राइंगल है, अभी मैप में उसको हम लोग देखेंगे, राइट। ये एक 6 लेन सुपर हाईवे है, इस बात का ध्यान रखना है, 6 लेन सुपर हाईवे है ना। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि सुपर हाईवेज का कि भाई टाइम और डिस्टेंस को क्या कर दो, कम कर दो। किन के बीच में, मेगा सिटीज के बीच में, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं। इसीलिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या करा, इसको इंप्लीमेंट करा। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्शन करवा दिया। तो आपको याद ये रखना है कि जो बेसिकली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये किन मेगा सिटीज को कनेक्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को कनेक्ट करता है, राइट। ओके, अगर हम बात करें फिर आता है अपने नेशनल हाईवेज बेसिकली होते हैं कि नेशनल लेवल पर जो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल हाईवे बोलते हैं। प्राइमरली रोड सिस्टम होता है जो आपका मेंटेन किया जाता है CPWD के द्वारा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, राइट। फिर स्टेट हाईवेज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करवाती है स्टेट के एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करने के लिए, राइट। इस बात को आप समझते हुए चलिए, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो मल्टीपल एरियाज हैं, है ना, उससे कनेक्ट करने के लिए कौन बेसिकली हाईवेज बनाता है, कौन, आपका स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD बोलते हैं, SPWD इसको बेसिकली बोलते हैं, है ना। और यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, यही सारी चीजें होती है। यूनियन टेरिटरी में CPWD काम कर लेता है अगर वहां का स्पेसिफिक नहीं है तो। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या है कि आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट के ही दूसरे एरियाज में जिला परिषद के द्वारा इसको मेंटेन करा जाता है ना। डिस्ट्रिक्ट के दूसरे एरियाज में ही अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल करवाना है तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं उसके लिए। और फिर दूसरी रोड होती है जो मिसलेनियस रोड्स हो जाती है, जैसे विलेज, एक रूरल गांव को बेसिकली आपको दूसरे गांव से या टाउन से कनेक्ट करवाना है, वो बेसिकली दूसरे रोड्स के थ्रू, लोकल रोड्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी रोड्स होती है, इनको बोलते हैं बॉर्डर रोड्स। आपने सुना होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट। आपने सुना होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बॉर्डर रोड्स होती है कि जो बनाता है कौन, BRO बनाता है, ब्रो बनाता है, ब्रो इस तरीके से याद कर सकते हो, ब्रो BRO बनाता है, राइट। अब ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि बॉर्डर एरियाज में आपका रोड कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना, राइट। बॉर्डर एरियाज में क्या करता है, रोड कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है ना, स्ट्रेंथन करता है रोड को, मेंटेनेंस, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका बेसिकली रख रखाव, ये सारे काम किसके होते हैं, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, BRO के। 1960 में बेसिकली इंप्लीमेंट हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, है ना। और नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के लिए हमारे लिए की डायमेंशन की तरह काम करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। फिर अगर हम बात करें जो रोड है उनको कैसे हम लोग क्लासीफाई किया हुआ है, मटेरियल अगर उसमें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी रोड का क्लासिफिकेशन है। पहले होते हैं मेटेलिक रोड, दूसरे होते हैं अनमेटेलिक रोड या नॉन मेटेलिक रोड्स। अगर हम बात करें मेटेलिक रोड्स, तो जो रोड आपकी बनी है सीमेंट से, कंक्रीट से, इवन बिटुमिन ऑफ कोल से, ठीक है ना, बिटुमिन कोल से, उसको बोलते हैं मेटेलिक रोड्स। नॉन मेटेलिक या अनमेटेलिक रोड्स का मतलब क्या होता है, जो कच्चे रास्ते हैं, जैसे मड से बना हुआ है, ग्रेवल से बना हुआ है ना, मिट्टी से बना दिया, सैंड से बना दिया, इस तरीके से रूरल एरियाज में आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, गांव देहात के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर वो बेसिकली मैप है, दिस इज द मैप, है ना। तो आपको दिख रहा होगा वही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, सुपर हाईवे जो हमारे पास है, ये इस तरीके से देखिए, दिल्ली से ये जा रहा है, इट इज गोइंग टू कोलकाता से इट इज गोइंग टू चेन्नई। देखिए चेन्नई से बेसिकली कहाँ पर आएगा, दैट इज मुंबई से होते हुए कहाँ चले जाएगा, दैट इज अपना दिल्ली वापस, है ना। तो आपको दिख रहा है कि भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के शेप का है, राइट। दूसरे तरीके के जो आपको दिखेंगे, देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे, जो ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट कर रहा है, देखिए ये रहा, ये गुजरात से शुरू हो रहा है ना, ईस्ट टू वेस्ट जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। अगेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, है ना, वेस्ट से शुरू हुआ ईस्ट चला गया, या ईस्ट से शुरू हुआ वेस्ट आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आपको दिख रहा है, देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हाईवे, तो ये आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ श्रीनगर से शुरू हो रहा है एंड इट इज कमिंग डाउन टू साउथ, राइट, कन्याकुमारी में आके खत्म हो रहा है, देखिए कन्याकुमारी में आके खत्म, राइट। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि भाई हमारे देश के अंदर रोड नेटवर्क प्रॉपर्ली आपका एस्टेब्लिश्ड है, राइट। फिर हम बात करते हैं रोड डेंसिटी हमारे देश में कितनी है। हमारे देश में अगर बात करें कि भाई सड़कों का घनत्व वो कैसा है, तो आपको दिखेगा कि हर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे, हर जो हमारी लेंथ है, हमारी रोड की जो बेसिक लेंथ है, दैट इज 100 स्क्वायर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दिस इज नोन एज रोड डेंसिटी। एक बार वापस समझा, रोड डेंसिटी का मतलब होता है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उस पर कितना रोड नेटवर्क है, कितनी रोड की आपकी लेंथ है, उसको बोलते हैं रोड डेंसिटी। ध्यान रखिएगा, 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी रोड की लेंथ है, रोड की लेंथ कितनी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोड डेंसिटी बोलते हैं। इसको समझिए। अगर हम बात करते हैं रोड डेंसिटी जो है थी सारे रोड्स की बेसिकली अलग अलग वेरी करती है ना। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो दैट इज 10.4 किलोमीटर के आसपास वहां पर है आउट ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, दिस पर्टिकुलर डेंसिटी कैन बी सीन एज 532.27 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर्स, राइट। तो इतना बेसिकली वहां पे रोड नेटवर्क है। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखिए खाली 10 किलोमीटर के आसपास का रोड डेंसिटी हमको देखने को मिल रही है, राइट। अगर हम बात करें नेशनल एवरेज जो है वो है 125.2 किलोमीटर्स के आसपास, राइट। अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम क्या है, ऊपर हमने देखी थी इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर हम देख लेते प्रॉब्लम क्या है। पहली बात, अगर बेसिकली आपके आधी जो रोड्स हैं वो अनमेटेलिक है ना, तो बेसिकली रेनी सीजन में उसको यूज करने में बड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि कीचड़ हो जाता है, स्लज वहाँ पर बेसिकली बन जाता है काइंड ऑफ आपका, है ना। इसके अलावा नेशनल हाईवेज जो हैं वो इनएडुकेट हैं, है ना, वो बेसिकली पूरे पर्याप्त नहीं है, हर एक जगह को कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट। रोडवेज की अगर हम बात करें थोड़ा कंजेस्टेड होते हैं, सिटी एरियाज में जाम वाम की समस्या आपको देखने को मिलती है ना, जैम वगैरह लग जाता है। इसके अलावा ब्रिज और आपका जो कलवर्ट्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारे ओल्ड होते हैं, ये बेसिकली ओल्ड हो गए हैं, नैरो हो गए हैं, तो अगेन इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है ना। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। फिर आते हैं हम लोग इस पे रेलवेज पे। अगर हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवे क्या है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो फ्रेट और पैसेंजर दोनों को ले जाने में सक्षम है। फ्रेट का मतलब होता है सामान, ठीक है ना, फ्रेट का मतलब क्या हो गया आपका, गुड्स। इन दोनों को ढोने में कौन सक्षम है, या दोनों को कौन बेसिकली एक जगह दूसरे का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पा रहा है, किसकी वजह से हो पा रहा है, इसी रेलवे की वजह से हो पा रहा है। अगर हम बात करें, ये पॉसिबल करता है आपका, इट कंडक्ट ऑल द एक्टिविटीज लाइक बिजनेस एक्टिविटी करने में हमारी सहायता करता है, राइट। साइट सीनिंग मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वहाँ पे व्यू देखना है, तो वहाँ पे उसके लिए भी आप रेलवे प्रेफर कर सकते हैं, बहुत क्विक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पिलग्रिमेज, अगर आप कहीं धार्मिक संस्थानों पर जा रहे हैं, है ना, तो जा सकते हैं। और लॉन्गर डिस्टेंस, अगर आप बहुत दूर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको देखेगा कि हाँ जो आपका रेलवे नेटवर्क वो सक्षम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क की बात करें तो 7133 स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट 64.5 किलोमीटर्स के आसपास का हमारा पूरा रोड नेटवर्क है। तो यहाँ पे ये सारे डेटा लिखा हुआ है ना। अगेन नोट्स इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर डेटा, यू कैन प्रेफर इट और यू मे लीव इट, राइट। इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो 16 जोन में उसको हमने बांटा हुआ है, ऑलमोस्ट 16 जोन में उसको हमने बांटा हुआ है, राइट। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है किस तरीके से है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये लार्जली तुम्हारा इन्फ्लुएंस होता है कि वहाँ के फिजियोग्राफी कैसी है, मतलब कैसी जमीन है, क्या समतलीय मैदानी क्षेत्र हैं, मतलब प्लेन एरियाज हैं, क्या माउंटेनस एरियाज हैं, क्या वो आपका वैली है ना, किस तरीके का एरिया है। इसके अलावा इकोनॉमी वहाँ की कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर वहाँ पे क्या प्रिवेल कर रहा है, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट है, यूटी है ना। तो इस तरीके से समझना है इसको। रेलवे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेलवे आज के टाइम पे अगर हम बात करें, देखिए हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अल्टीमेटली आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो रेलवेज को ही यूज़ करते हैं, राइट। फिर आता है हमारे पाइपलाइन। हमारे देश में अगर हम बात करें पाइपलाइन की, तो सिंपल सी बात है, जो फ्लूइड चीज़ें उनको मतलब काइंड ऑफ तुम्हारा ऑयल को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे है चाहे नेशनल लेवल पे, हम लोग पाइपलाइन का उसमें यूज़ करते हैं, राइट। तो एक तरफ आपका न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह हमारे देश में आ रहा है ना। ऑयल की अगर हम बात करें, मतलब पाइपलाइंस की अगर हम बात करें, तो क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस हो गए, है ना। तो ये नेचुरल फील्ड से, रिफाइनरी से, फर्टिलाइजर फैक्ट्री से, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ट्रांसपोर्ट करने में आपका पाइपलाइन सक्षम है। 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क इसमें आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सॉरी 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क का बेसिकली पार्ट है, इसको भी आपको समझते हुए चलना है। कुछ ऑयल रिफाइनरीज या कुछ पाइपलाइंस की अगर हम बात करें, जैसे आपका जो है ऑयल फील्ड ऑफ असम टू कानपुर, जो आपका उत्तर प्रदेश, तो असम से कानपुर एक पाइपलाइन चलती है, किसके लिए, ऑयल को बेसिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा ये कहाँ से आती है, गुवाहाटी से आपके आती है बारावनी, राइट। देन उसके बाद इलाहाबाद आती है, इलाहाबाद से बेसिकली कानपुर जाती है। तो इस तरीके से आपको समझना है, राइट। जो ब्रांचेज हैं आपका बरौनी टू हल्दिया, राइट, ये कहाँ पर है आपका, बांग्लादेश के अंदर, है ना। और कहाँ से होते हुए जाती है, तुम्हारा रायबंद हो गया, है ना, रायबंद से तुम्हारा मोरीग्राम, राइट, मोरीग्राम से गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। तो इस तरीके से आपको दिखता है कि भैया हाँ पाइपलाइन हमारे देश के अंदर प्रॉपर्ली नेटवर्क इसका स्टेब्लिश्ड है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई कहाँ पर दूसरे पाइपलाइंस हैं, तो ये गैस पाइपलाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, फ्रॉम हजीरा टू गुजरात, इट कनेक्ट टू
जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो देखिए गुजरात से उत्तर प्रदेश बेसिकली एक पाइपलाइन आ रही है ना, और कहाँ से होते हुए आती है, विजयपुर मध्य प्रदेश से होते हुए आती है, राइट। इसके जो ब्रांचेस है राजस्थान कोटा के अंदर भी हैं, है ना। इसके अलावा तुम्हारा शाहजहांपुर, राइट, बबराला, देन उसके बाद ये अल्टीमेटली कहाँ पर आते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखती हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जो आपका ऑयल है, जो आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका नेचुरल गैस है, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज पाइपलाइन ओनली, राइट। देन हम बात करते हैं वाटरवेज की। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बने हुए हैं, दैट इज वाटरवेज, है ना। तो इस बात को समझते हुए चलना है। वाटरवेज की अगर हम बात करें, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो इसमें अगर हम बेसिकली बात करते हैं कि भाई वाटरवेज की, तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक तो हमको ये देखने को मिल रहा है ना, एंड अल्टीमेटली मोस्ट सुटेबल है कि आपके हैवी और बल्कि गुड्स को कैरी कर सकता है, फ्यूल इफिशिएंट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। तो इस तरीके से इसको समझते हुए चलना है। इनलैंड नेविगेशन की अगर हम बात करें, मतलब हमारे देश में जो वाटरवेज है ना, उसको किस तरीके से हम लोगों ने डेवलप किया, तो लगभग 14,000 की लेंथ उसकी हमको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें वाटरवेज की, राइट, अगर हम बात करते हैं वाटरवेज की, तो नेशनल वाटरवेज हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे गंगा रिवर वाटरवेज जो है, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है, NW1 दैट इज नेशनल वाटरवेज 1। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो बना हुआ है आपका सादिया तो डुबरी, जो बेसिकली असम के अंदर है ना, असम से वेस्ट बंगाल कनेक्ट कर रहा है, नेशनल वाटरवेज 2, जिसका फिगर नीचे लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं एक बारी। देन आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, है ना, कोयटम टू कोलम, राइट। तो ये बेसिकली कनेक्ट करता है, नेशनल वाटरवेज 3 है। देन इसके अलावा स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी टू कृष्णा, है ना, तो ये आपका काकीनाडा दैट इज पुडुचेरी कैनाल के ऊपर है। देन दिस इज नेशनल वाटरवेज 4। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ ब्राह्मणी जो रिवर है ना, एंड मेताई रिवर, राइट। तो ये महानदी इन द डेल्टा चैनल ऑफ द महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर, ये आपका नेशनल वाटरवेज 5 साउथ में है। 95% ऑफ जो ट्रेड वॉल्यूम है हमारे देश का इनलैंड, तो इसी वाटरवेज के थ्रू क्या होता है, आपका ट्रैवल होता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट जो वाटरवेज हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो यहाँ पे मैंने आपके लगा दिए हैं, इनको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो इनको आप ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें हमारी कोस्टल लाइन कितनी, ऑलमोस्ट 7,516.6 किलोमीटर के आसपास है, और उसमें 12 विद 12 एंड 187 जो हमारे माइनर और मेजर पोर्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो फॉरेन ट्रेड है ऑलमोस्ट 95% इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू होता है। मुंबई पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट है हमारे देश का, है ना, और वेल शेल्टर्ड हार्बर यहाँ पे आपको देखने को मिला, नेचुरल स्पेस देखने को मिलता है। अब वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे कुछ पोर्ट हमारे बने हुए हैं, तो यहाँ पर इस फोटो में इस मैप में आप नॉर्मली देख सकते हैं। ये कांडला पोर्ट कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। मुंबई पोर्ट कहाँ पर है, वो मुंबई के अंदर ही है, राइट। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये कहाँ पर है, ये भी मुंबई के अंदर है। मोरमुगांव पोर्ट आपको दिखेगा गोवा के अंदर है। न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको दिखेगा आपका कर्नाटका के अंदर। कोची पोर्ट आपको दिखेगा केरला के अंदर। टूटीकोरिन पोर्ट का आपको दिखेगा टूटीकोरिन चेन्नई और एन्नोर पोर्ट, राइट, जिसको कामाराजा पोर्ट भी बोलते हैं, राइट। ये तीनों कहाँ दिखेंगे आपको, तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट आपको दिखेगा, दैट इज एट आंध्र प्रदेश। देन प्रायद्वीप पोर्ट ये आपको दिख रहा है ओडिशा में, एंड कोलकाता पोर्ट आपको दिखता है कहाँ पर, दैट इज इन वेस्ट बंगाल, है ना। उसका पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ये तो ऑलरेडी कहाँ पर है, आपका अंडमान निकोबार में है। तो ये कुछ मेजर पोर्ट है, राइट। तो ये यहाँ पे इनकी लिस्ट है ना, यू कैन प्रेफर ऑल दीज पोर्ट्स, राइट। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमारे पास एयरवेज है। तो एयरवेज हमको पता है कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कंफर्टेबल होता है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, राइट। चाहे माउंटेनियस एरियाज हो, चाहे आपका डेजर्ट हो, चाहे आपका डेंस फॉरेस्ट हो, हर जगह पे क्या है, इसका बेसिकली सक्षम है ना। हालांकि थोड़ी डिफिकल्टी आती है टेरेंस में, है ना, हालांकि थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन हाँ अगर वहाँ प्रॉपरली डेवलप्ड है एयरपोर्ट तो बेसिकली ईजी हो जाता है, राइट। एयर जो है उसको नेशनलाइज करा गया था, एयर ट्रांसपोर्टेशन उसको नेशनलाइज करा गया था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया था। दैट इज जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट फॉर सिविल एविएशन है। तो ये बेसिकली आपका जो है 1953 में इसको नेशनलाइज करा गया था। इंडियन एयरलाइंस, राइट, अलायंस एयर, तो ये क्या है, कुछ प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस थे और नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटेड इन द डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, मतलब हमारे देश के जो बेसिकली एयर स्पेस को जो यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये क्या करता है, ये हमारे देश में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एंड इट्स ऑफशोर ऑपरेशन, मतलब उनके ऑपरेशंस में क्या करता है, ये हेल्प करता है ना। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। और इनएक्सेसिबल और डिफिकल्ट टेरेन में हेल्प करते हैं, जो बेसिकली आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं वहाँ तो इजीली आपको इनका एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है।
अगर हम बात करें, दो तरीके से एयरपोर्ट होते हैं, पहले होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरे होते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट। यहाँ पर उनकी पूरी लिस्ट है आपके पास, जो आपके टॉप बेसिकली 10 एयरपोर्ट्स हैं। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली में सिचुएटेड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अहमदाबाद में सिचुएटेड है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके अलावा पुणे एयरपोर्ट, दिस इज ऑल्सो देयर इन पुणे, मुंबई। देन इसके अलावा अगर हम बात करें, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट गोवा ओनली। कोचीन आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट केरला, कोची। बेंगलोर में है, राइट, बेंगलोर एयरपोर्ट इज बेंगलोर, राइट, इस बात का ध्यान रखना है। काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम हो गया है। देन उसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट इज एट चेन्नई ओनली, तमिलनाडु। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट हैदराबाद, इसका ध्यान रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट कोलकाता, राइट। तो ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिनका आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। देन अगर हम बात करें कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, ट्रांसपोर्टेशन वी हैव ऑलरेडी सीन। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है जो पर्सनली यूज करते हैं, सब पोस्ट कार्ड को यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस। लेटर हो गए, टेलीग्राम हो गए, टेलीफोन्स हो गए, ईमेल हो गए। आज के टाइम पे हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, है ना, इंस्टा चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है ना। अगर हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन में, तो दैट इज मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, फिल्म्स। आज के टाइम पे एक्स जैसे प्लेटफॉर्म इसी के लिए यूज में हम लोग लेकर आते हैं, राइट। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को यूज लेकर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम भी क्या हो सकता है, मास कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है ना। और इसके अलावा मेटा जैसे प्लेटफॉर्म क्या होते हैं आपके मास कम्युनिकेशन के माध्यम है। पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो पोस्टल नेटवर्क के थ्रू इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, इसको भी समझना है, राइट। एंड इसमें दो तरीके से मेल होती हैं, फर्स्ट क्लास मेल होती है, सेकंड क्लास मेल होती है। अगेन आपको यू नीड नॉट टू गो टू द नेटिग्रिटीज, एक बार खाली आप इसको पढ़ सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, तो लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क हमारे वर्ल्ड में हमारे पास ही है। मास कम्युनिकेशन जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और अवेयरनेस प्रोवाइड करता है किसमें, लोगों के अंदर, और नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम बात करें रेडियोज़ की, तो रेडियो बेसिकली हमारे देश में आकाशवाणी आपको समझ में आएगा, है ना। आकाशवाणी क्या है, ऑल इंडिया रेडियो, जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, राइट। ये प्रोग्राम चलता है नेशनल, रीजनल और रूरल लेवल पे, रूरल लैंग्वेजेस में, ताकि जो हर एक कैटेगरी के लोग हैं इसको सुन पाए, इसको समझ पाए और अलग अलग देश दुनिया की खबरें इनको जान पाए। टेलीविजन हमको समझ में आते हैं कि दूरदर्शन वॉज द नेटवर्क विच वॉज द नेशनल टेलीविजन चैनल, राइट। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास यही है। अगर हम बात करें मैगजीन्स की, तो मैगजीन पब्लिश होती हैं, है ना, ताकि लार्ज जो मास अमाउंट ऑफ पीपल हैं, है ना, वहाँ तक वो पहुँचे। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हैं, पीरियोडिकल्स हैं जो एनुअली छपते हैं, डेली छपते हैं, आपको समझ में आता है। फिल्म जो है वो भी तुम्हारे क्या है, लार्ज, हमारे इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का हमारे देश में जो बेसिकली बनती हैं। तो इसको भी आपको समझते हुए चलना है कि दीज आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है ना। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या है, हम लोग विश्व व्यापार की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमको समझ में आ रहा है, ट्रेड का मतलब क्या है कि अगर आप बेसिकली गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं लोगों से, है ना, स्टेट से या कंट्रीज से, तो उसको बोलते हैं ट्रेड। नाउ व्हाट इज द मार्केट मींस, मार्केट का मतलब क्या होगा, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पर गुड्स को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये सी के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, लैंड रूट्स के थ्रू हो, कोई इट डजंट मैटर, बट हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, दैट कंप्लीटली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये है अगर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखेंगे दो कंट्रीज के बीच में, तो हम देखेंगे हाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, राइट। दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें, इसका मतलब यह है कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, योर एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स टू इम्पोर्ट, राइट। आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फेवरेबल ट्रेड, है ना। मतलब आप बेच ज़्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। और दूसरा था अनफेवरेबल ट्रेड, इसका मतलब ये है योर इम्पोर्ट्स एक्सीड्स टू योर एक्सपोर्ट, आप खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, इसको आप समझते हुए चलेगा, राइट। अनफेवरेबल ट्रेड होता है। फिर हम बात करते हैं टूरिज्म ट्रेड। टूरिज्म ऐसा ट्रेड आज के टाइम पर टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास है। अगर हम बात करें फॉरेन टूरिस्ट जो हमारे देश में बेसिकली आते हैं, 2010 के आसपास का डाटा का हम बात करें तो 11.8% जो टूरिज्म सेक्टर है वो हमारे देश में प्रोलिफरेट करता है ना। ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ के आसपास 2010 में ही हमने क्या करा, वी कैन क्लियरली सी दिस पर्टिकुलर डेटा। और ऑलमोस्ट 15 मिलियन से ज़्यादा लोग, है ना, 15 मिलियन से ज़्यादा लोग हमारे देश में टूरिस्ट बनकर आते हैं और टूरिस्ट इंडस्ट्री इस तरीके से प्रोलिफरेट करती है। टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, पहली बात हमारे नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। हमारे देश में लोग आए घूमने के लिए, हमारे देश को देखा, कल्चर को देखा, है ना, तो नेशनल इंटीग्रिटी को
सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल परस्यूट्स को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। वो लोग यहाँ पे खरीदते हैं, आते हैं, देखते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे कल्चर की, हेरिटेज की, ये भी डेवलप करता है लोगों के मन में, राइट। सो दिस वाज कंप्लीट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये बेसिक एक ग्लेंस है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। यू हैव टू रोट लर्न दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगेन दिस चैप्टर वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए था कि किस तरीके से हर एक चीज़ चलती है ना। दूसरी बात, वी हैड मेड एनसीईआरटी एज अवर बेस, और एनसीईआरटी में सारे चैप्टर्स हैं, सो वी डेयर नॉट टू लीव दिस चैप्टर्स, राइट। इसीलिए मैंने ये करवा दिया, राइट। एंड अगेन कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, जहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। एंड फॉर द टाइम बिंग बेसिकली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है ही, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।